नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो एपिसोड है जीना इसी का नाम है। हमारे खास मेहमान हैं अरुण कुमार वर्मा, एलआईसी के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। मगर ये तमाम जो सफ़र है, आज उसी सफ़र पे हम बात करेंगे उनसे। उनके संघर्ष की कहानी रही है, क्या कुछ रहा है। क्योंकि हर एपिसोड में मैं बच्चों से, युवाओं से और वो तमाम दर्शकों से जो भी मेरा यह एपिसोड देखते हैं, उनको बस प्रेरित करना मेरी मंशा होती है कि वो जान सके कि जीवन में जो संघर्ष होता है, उसके बाद जो सफलता मिलती है, उसके पीछे बहुत चीज़ है। और जब आप किसी की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो उनकी भावनाएं उनके शब्दों में हों तो काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अरुण कुमार वर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो ये शो है जीना इसी का नाम है, इसका जो थीम है बेसिकली वही है, लोग जाने कि जो संघर्ष है, फिर सफलता है, तमाम चीज़ें हैं, कैसे क्या कुछ हो पाता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि साइकिल से लेकर आज बाइक और बाइक से लेकर आज कार, एक बड़े मुकाम पर आप पहुँच गए हैं। आज एलआईसी के शीर्ष पदों पर हैं। कैसा रहा आपका संघर्ष की कहानी और तमाम चीज़, आज वो दर्शक को बताएं। सबसे पहले तो रजनीकांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की पहल की है और लोगों तक, इस प्रकार के लोगों को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जीवन में कि संघर्ष, जो आपने बोला ना, संघर्ष तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिना संघर्ष के कुछ मिलता भी नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं कैसे परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं कुछ अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में आपको बता दूँ। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हम लोग 4 भाई थे, वी आर 4 ब्रदर्स, और चारों भाई अनएम्प्लॉयड थे। और कुछ पिताजी की ऐसी स्थिति थी, तबीयत बहुत ख़राब रहता था, इसके कारण से घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैट्रिक करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, माली हालत के लिए, कुछ अपने लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने मैट्रिक के बाद से ही छोटे छोटे बच्चे को पकरी ब्राह्मा, एक मेरा, मतलब आप मूल निवासी नवादा के हैं? नहीं, मूल निवासी नवादा के नहीं हैं। एक्चुअली मैं मूल निवासी दुमका, झारखंड का हूँ। पिताजी सेवा में थे तो पकरी ब्राह्मा में उनकी पोस्टिंग थी। नवादा पकरी ब्राह्मा में रहते थे, वहीं हाई स्कूल से मैं मैट्रिक किया। तो फिर छोटे छोटे बच्चे को कुछ दिन तक ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर उससे भी काम नहीं चला तो संजोग कहिए कि 84 में मैं मैट्रिक किया था और उसी समय एक नया युग का आविष्कार हुआ था, वो टेलीविजन की दुनिया थी और गांव-गांव में टेलीविजन लगना शुरू हुआ था। टेलीविजन भी बहुत कम हुआ। हाँ, टेलीविजन कम होता था और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ज़्यादा होती थी। तो मैं थोड़ा सा लगा कि नहीं, कुछ इसमें स्कोप है, तो मैं टीवी बनाने का भी कोर्स कर लिया था। और वहाँ पर 84 की बात है, तो टीवी बनाने का कोर्स किया। और उसके बाद जब टीवी लोग खरीदते थे, बिक्री करते थे, तो कुछ दुकानों से, मेरा शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एक नवादा में दुकान हुआ करती थी पुरानी, आज भी 2 दुकान है। तो उसमें जो एक महेश जी थे, वो हमारे मित्र थे, मतलब मेरे मित्र के बड़े भाई थे, तो उनसे भी कांटेक्ट था। तो गांव में बड़ा लोग टीवी लेते थे तो क्रेज था कि आज ही टीवी लग जाना चाहिए। तो टीवी इंस्टॉल करने के लिए एंटीना लगाना पड़ता था, बूस्टर लगाना पड़ता था उस वक्त। तो वो चीज़ मैं करता था, गाँव में जाता था, थोड़ा टीवी इंस्टॉल करने का भी काम करता था। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, बैटरी पर भी चलती थी। और कभी कभी उसमें बहुत सारे टीवी में सिस्टम था कि बैटरी का चुट्टा जो होता है ना, वो क्लिप जो होता है उल्टा पुल्टा लग जाता था तो उसका कंडेंसर उड़ जाता था। तो लोग को लगता था कि मेरा टीवी खराब हो गया, कंप्लेन करते थे। तो मेरे पास सारा इंस्ट्रूमेंट था, मैं जा कर के गाँव में, उस जमाना में बिजली नहीं रहती थी, तो पेट्रोमैक्स में वो जो सोल्डिंग मशीन होता है उसको गर्म करके कंडेंसर चेंज करते थे और सोल्डिंग मशीन साथ में रहते थे, और वो टीवी भी बनाने का काम मैंने किया है। मतलब उसके बाद ये जो आप इंस्टॉलेशन या एक टीवी मैकेनिक से फिर एलआईसी की ओर जो रुझान आपका हुआ, जहाँ से फिर आपका साइकिल का युग बदलकर बाइक पे और बाइक से फिर कार तक। रजनीकांत जी, देखिए, हम जब पकरी ब्राह्मा में इस प्रकार का काम करते थे तो होता नहीं कि व्यक्ति किसी से भी इंस्पायर्ड हो सकता है। उस वक्त एक सतीश कुमार पकरी ब्राह्मा में इकलौता एलआईसी के अभिकर्ता थे। और उस जमाने में आप कह सकते हैं 85, 86, 87 के ज़माने में
वो आदमी के पास बजाज चेतक स्कूटर था, बहुत कम लोगों के पास होता था। तो वो आदमी आराम से मार्केट में घूमते थे, चेतक का स्कूटर से घूमते थे, पान खाते थे, मस्त रहते थे, मगन रहते थे। तो मुझे लगा कि आदमी काम कुछ करता नहीं है, हमेशा मार्केट में नजर आता है, आखिर ये आज स्कूटर से चलता है, क्या बात है, क्या करते हैं वो। क्योंकि मुझे भी ललक थी पर ये जरूरत भी थी। तो मैंने एक दिन वो आदमी से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अभिकर्ता हूं और अभिकर्ता के रूप में काम करता हूं और LIC की पॉलिसी को जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं और पॉलिसी बेचने का काम करता हूं। तो मुझे लगा कि अरे ये तो, हम बोले कि इसमें कहीं कोई कंडीशन तो नहीं, कोई भी आदमी जिसका एज है और मैट्रिक पास है तो वो अभिकर्ता बन सकता है। तो मैंने उनसे प्रभावित हुआ और मुझे पता था कि नवादा में भारतीय जीवन बीमा निगम का उस वक्त, उसके पहले थोड़ा सा मैं सहारा इंडिया का भी काम करता था, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी तो सहारा इंडिया का भी छोटा सा काम करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, LIC का भी काम बढ़िया बेहतर है। तो मैं खुद भारतीय जीवन बीमा निगम नवादा शाखा में गया और शाखा प्रबंधक थे उस वक्त श्री सुबोध मिश्रा, हमको याद है, पहले शाखा प्रबंधक थे हमारे। उनसे मिला, उन्होंने बोला कि अरे आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो आप कहाँ, आप LIC में चले आए हैं, अभी तो आप बच्चे हैं। मतलब आर्थिक स्थिति खराब, वो आप बता नहीं पा रहे थे? नहीं बताए। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो आपको LIC एजेंसी मिल जाएगी, एज आपका क्या है। तो जब मैंने एज अपना बताया तो संजोग कहिए कि उस वक्त 18 साल पूरा होने में 3 महीना कम था। तो उन्होंने बोला कि अरुण जी, सो आपको अभी एजेंसी नहीं मिल सकती है, मिनिमम 18 एज होना चाहिए, तो 18 के बाद आप आइएगा तो आपको LIC की एजेंसी मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, थोड़ा निराश हुआ और थोड़ा ट्यूशन का काम और टीवी वाला भी काम कुछ कुछ चलता था और सहारा इंडिया का भी काम कुछ करते रहा। दैट टाइम आफ्टर 3 मंथ मैं तो LIC में नहीं गया, लेकिन एक नवादा शाखा में एक नए विकास अधिकारी, क्योंकि आपको पता ही है कि LIC में अभिकर्ता की नियुक्ति का कार्य विकास अधिकारी को ही दिया जाता है। तो एक नए विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा नवादा शाखा में योगदान दिए। तो उस वक्त श्री सुबोध मिश्रा जो शाखा प्रबंधक थे, उन्होंने कहा कि अनिल जी, आप पकरीवरामा में, जब आपका क्षेत्र, उनका क्षेत्र पकरीवरामा था, उनको हर डेवलपमेंट ऑफिसर को एक हेडक्वार्टर अलॉट किया जाता है। तो अनिल कुमार सिन्हा जी को पकरीवरामा हेडक्वार्टर मिला था। तो उनको सुबोध मिश्रा जी ने बताया कि आप जाइएगा तो देखिए एक लड़का आया था वहाँ का, उसका एड्रेस ये है। सो एजेंसी के लिए आया था, बट दैट टाइम उनकी एज 18 वर्ष नहीं थी, नहीं हो पाए थे, तो नहीं दिए थे। लेकिन अब 18 साल हो गया, आप मिलिएगा। वहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। वो अनिल जी आए, मुझसे मिले और मुझे ज़रूरत भी थी। मैंने LIC में एजेंसी के रूप में कार्य करना वो फिर उसके बाद जो है इंटरनल एग्जामिनेशंस आप पास करते नहीं गए? उसके बाद मैंने LIC में जब काम करना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा मुझे। जो मेरी जरूरत थी वो पूरा होते चला गया। आज के दिन में तो आप विदेशों का भी भ्रमण करते हैं। मैं बस उसी बात पर आता हूँ। 11 साल तक मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया और LIC में भी अभिकर्ता के रूप में भी जो क्लब मेंबर होती है, दैट टाइम मैं अपनी मेहनत के बल पर 11 सालों में क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब सदस्य एक होता है, रिकॉग्निशन होता है LIC अभिकर्ता के लिए। और मैंने इतनी मेहनत की कि रिकॉग्निशन हमको क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब सदस्य के रूप में मैं क्लब मेंबर बना। और दैट टाइम में 11 साल में मैं एक ऐसा अभिकर्ता था कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा उस वक्त क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब के रूप में मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम से एक नई एम्बेसडर गाड़ी मिली थी। हाँ, और एम्बेसडर कार तो उसमें शान की सवारी हुआ। बिल्कुल नोवा डीजल गाड़ी मैंने उस वक्त कैसा लगता था कि कभी मेरे पास चलने के लिए कार नहीं है, बाइक नहीं है, और मैं इतने संघर्ष के बाद अचानक जब एम्बेसडर आया, वो जो मोमेंट था वो जरूर शेयर करें, कैसा फील होता था? रजनीकांत जी, मैं एक बात बता देता हूँ और आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि लोगों को अपने जीवन में जो भी हो, जैसा भी जीवन मिला है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ चीज है, लेकिन कर्म हमको करते रहना है। कर्म जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा, व्यक्ति को सपना जरूर देखना चाहिए, और जब तक हम सपना नहीं देखेंगे, सपना देखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम से साइकिल लोन भी लिया
मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम से मोटरसाइकिल भी लिया और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से कार भी लिया। और आज आई एम फॉर्चुनेट कि भारतीय जीवन बीमा निगम हर 5 साल के बाद मुझे एक नई कार देती है। बहुत बढ़िया। तो अब अभी जो आप हाल फिलहाल विदेश यात्रा करके आए, क्या कुछ ढूंढ पाते हैं अपने शहर को और डेवलपमेंट के लिए, युवा पीढ़ी के लिए? क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के एजुकेशन स्तर को देखते हैं, आप तमाम चीज़ों को देख कर आते हैं। क्या कुछ बदलाव अभी भी भारत में या युवा पीढ़ी में और क्या क्या बदलाव आने चाहिए? देखिए, विदेश यात्रा तो ऐसी हो गई है कि मेरे लिए तो साल में कम से कम 2 देशों की यात्रा निगम के द्वारा ऐसे होते रहते हैं। और कभी अभी तक करीब करीब 22 से 23 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ। सबसे बढ़िया मोमेंट कहाँ का रहा? हाँ, नहीं, बहुत सारे देश अच्छे हैं। मैं तो शुरुआत सिंगापुर से किया था। पहला मेरा LIC की तरफ से सिंगापुर का दौरा था। इटली में गया, हांगकांग गया, बैंकॉक गया, इजिप्ट गया, इंडोनेशिया, बाली गया, बहुत सारे ऐसे देश में, ऑस्ट्रेलिया गया, बहुत सारे ऐसे देश की यात्रा कर चुका हूं। भूटान गए? हाँ, भूटान भी गए। भूटान सुनने में आता है सबसे खूबसूरत देश है। हाँ, वहाँ का हर व्यक्ति बड़ा खुश होता है। खुश रहने की कला यदि किसी में आती है तो मैं बिल्कुल 100% इसका मार्क्स जो है वो भूटान के देने। भूटान के लोग जो हैं, एक छोटा सा देश है और हिमालय की तराई में बसा हुआ शिक्षा फ्री, हॉस्पिटलिटी फ्री, हर चीज़ फ्री है, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आदमी हर जगह पर खुश होता है। छत भी है, खाना भी, भोजन भी है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं, सबसे पहले तो बहुत खुश मिजाज लोग हैं और खुश रहना एक आर्ट है। और उसके अंतर्गत ये चीज़ है कि हम खुश कैसे रहें। हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जो चीज़ें हमको मिली है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, उसका कैसे हम सदुपयोग की करें, ना कि हम दुरुपयोग करें। और भूटान के लोग इसको भली भांति जानते हैं और उनके पास जो अपने संसाधन हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको बड़ा संभाल करके रखते हैं, बड़ा तरीके से रखते हैं, बेहतर ढंग से रखते हैं। और कोई उनके पास कोई लोभ की बात नहीं है, कोई ईर्ष्या की बात नहीं है। लोगों से मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, सीधे साधे लोग हैं। और हमेशा मैं उनको, जब भी भूटान, एक बार नहीं मैं 2 बार भूटान गया हूँ, और मैं देखता हूँ कि उनके पास जो अपनी चीज़ है उसको सजा करके रखते हैं, उसको सवार करके रखते हैं और उसमें वो खुश रहते हैं। इटली, जापान, भूटान और तमाम कंट्रीज़ की बात होगी। अब वापस हम अपने सवाल पर आते हैं कि 22 देशों का भ्रमण आपने किया, क्या फ़र्क, क्या बदलाव और क्या आप कुछ समझ पाते हैं भारत से अगर तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, बदलाव, हम भारत अभी भी एक विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र बनने में थोड़ा समय है और विकसित और विकासशील में अंतर होता है। जितनों हमने जिस देश की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र हो चुका है और हमारा देश अभी भी उस राह पर चलने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया बदल रही है, हम लोग को भी बदलना पड़ेगा। और जो नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके जब तक लोग नहीं चलेंगे और अपनी जिम्मेवारी, इस देश के लोग जब तक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे कि हमारा भी अपना कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे देशों को मैं देखा और भारत को भी देख रहा हूँ, अपने देश को भी देख रहा। हमारा देश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा, निश्चित तौर पर हम भी कुछ समय के बाद बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में। अरुण कुमार वर्मा का कोई इमोशनल पार्ट भी होगा जो अब तक आपने कोई कभी साझा नहीं किया हो, जो आज भी जब आप याद करते हैं तो फिर लगता है कि यार ऐसा हमने किया, और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आप शेयर करते तो बहुत अच्छा लगता। आपका इमोशनल पार्ट हम जानना चाहेंगे। रजनीकांत जी, इमोशंस तो हर व्यक्ति के अंदर में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2-3 चीज़ें मैं महसूस करता हूँ। एक भारतीय जीवन बीमा निगम बिहार शरीफ शाखा में मैं विकास अधिकारी के रूप में हूँ और हमारे टीम में भी अभी वर्तमान में 150 से ऊपर अभिकर्ता जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं कि जो अभिकर्ता बनता है उसकी कोई प्लानिंग LIC में अभिकर्ता बनने की नहीं होती है। और ऐसा कोई कोर्स भी हमारे यहाँ नहीं है जो कि LIC में, मतलब मार्केटिंग में LIC को अभिकर्ता बनने के लिए कोई एजुकेट करे। व्यक्ति जो होता है वो कोशिश करता है,
जॉब के लिए, कुछ अच्छे व्यवसाय के लिए, और जब थक जाता है, हार जाता है, कहीं कुछ उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो LIC हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, जुड़ जाता है। तो जो अभिकर्ता मेरे यहाँ जुड़ता है तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, उसको बहुत समझाता हूँ कि देखो बेटा, दुनिया की, अपने जीवन की जो पहली पारी जीत की, वो पहली पारी में जो तुम्हारा उद्देश्य था, जो चीज़ तुमने सोचा था, जो चीज़ तुम्हारे माँ पिताजी सोचे थे, वो चीज़ यदि हासिल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे पास एक दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हो रही है, और इस दूसरी इनिंग में कुछ ऐसा करो। और मैं अपना खुद एग्जाम्पल देता हूँ कि एक LIC का अभिकर्ता कोशिश करके, मेहनत करके कहाँ तक पहुँच पाता है, और मैं अपने अभिकर्ताओं को प्रेरित करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि ये दूसरी इनिंग, इस दूसरी इनिंग में भी यदि हम ईमानदारी के साथ, लगन और मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर ये मेरा दूसरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए घर में तो देखिए घर में तो बिल्कुल, घर में तो ऐसा नहीं होता है कि हर घर की अपनी अलग अलग कहानी है, ऐसा नहीं है। आई एम फॉर्चुनेट, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मेरी पत्नी जो है, जब मेरी शादी में अभिकर्ता था तो अभी मेरी शादी हो गई थी, और आज मैं देश के शीर्ष विकास अधिकारी के रूप में है। तो उनका साथ, भारत सरकार से भी शायद कोई पोस्ट आपको मिल रखा है, रक्षा मंत्रालय में। देखिए, एक भारत सरकार के एक हमारे, मैं कहूँगा कि हमारे एक बड़े भाई हैं जो भारत सरकार में अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनका लोगों के पास तो मेरा स्पष्ट संदेश है कि जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, और जब तक जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संघर्ष लोग करते रहें, और कोशिश और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। इसीलिए हो सकता है कि आज हमें सफलता ना मिल रही होगी, तो उससे हम घबराए नहीं, कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, और बहुत कॉन्फिडेंट है। और अब तक का जो सफ़र रहा है, इनके संघर्ष की कहानी आप लोगों के बीच में हमने रखने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि कोई भी सफलता जो है बिना संघर्ष के पूरी नहीं हो सकती है, तमाम चीज़ें हैं। और बहुत अच्छा लगा आज हम जब बात करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते अपने स्टूडियो में, बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके संघर्ष की कहानी रही है। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रजनीकांत जी कि आपने मुझे मौका दिया, और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।